us. Everyone has their strengths and weaknesses inside. Lion can never become king in water, and fish can never walk in the forest. With these mesmerizing words, it gives me immense pleasure to introduce you all to our guest speaker, Dr. Vijay Agrawal, sir, author and former IS officer of 1983 batch. Heartily welcome, sir. Thank you. I would like to give you all a big introduction of sir so that you can get a glimpse of his illustrious life. Dr. Vijay Agrawal, sir, cracked prestigious civil services examination in the year 1983. Thereafter, he was posted in several important and senior positions of Government of India, including 10 years as the private secretary to the 8th Vice President of India and the 9th President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma. He is a member of the faculty in various elite educational institutes and is the author of several books, including his bestseller, Padho to Aise Padho. Sir, I now request you to kindly familiarize us with why and how of UPSC. So, थैंक यू रिति। सबसे पहले तो मैं रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धनीराम और जो यूपीएससी विंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबसे मिल सकूं और कुछ अपने मन की बातें कर सकूं, और खासकर एक ऐसे दिन जबकि कल ही यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो उसके नेक्स्ट डे पूरा देश, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि आईएएस मय हो गया हो। अखबारों में आप देखिए, यूट्यूब चैनल्स पर आपको सुनने को मिलेंगे, इंटरव्यूज मिलेंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। तो एक ऐसा समय है जब हो सकता है कि अगर आपने फैसला किया है कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं तो हम इस पर कुछ बहुत ही सार्थक और बहुत ही व्यावहारिक किस्म की बात कर सकते हैं। और इसके लिए रामजस कॉलेज ने जो मुझे मौका दिया है, मैं एफईआईएस की ओर से उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और डेफिनेटली आप सब के प्रति भी जो फिलहाल मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बातों को 2-3 सेक्शन में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैंने ये महसूस किया है, लगभग मैं 35 इयर्स से आईएएस के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत सी सफलताएं देखने को मिली हैं। और जब कभी उनसे मेरी मुलाकात होती है तो मैं उन्हें एक प्रकार से अपने ही रूप में देखता हूं। मैंने खुद तैयारी की, सौभाग्य से उसमें सफलता मिली, और बाद में अब जब मुझे गाइड करने का मौका मिल रहा है तो मेरी वो जो सफलताएं हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और डेफिनेटली इससे मेरा अपना हौसला बढ़ता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है आईएएस की तैयारी करने के बारे में, और मुझे लगता है कि आप सबको ये बात गांठ भी बांध लेनी चाहिए कि अगर आपने निर्णय लिया है तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये सामान्य निर्णय नहीं है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि यह एक सामान्य निर्णय नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि सर कह रहे हैं कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जी हाँ, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जब मैं बाहर जाता हूं, यंग जनरेशन से मिलता हूं, तो ज्यादातर स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट मुझसे यही कहते हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। मैं मान करके चल रहा हूं कि अभी आप सब जो मुझे सुन रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके इस निर्णय की सराहना करता हूं, और यदि इसमें मेरे अभी का उद्बोधन आपकी कुछ मदद कर सका तो मेरे लिए और मेरे संस्थान के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा, जांचना परखना चाहिए कि क्या वास्तव में आपने निर्णय लिया है या बाहर वालों को बताने के लिए निर्णय लिया है। ये बहुत अहम बात है। हालांकि आपको सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी। आपको लगता है कि अरे ठीक है, सिलेबस है, पढ़ लेंगे, एग्जाम होता है, एग्जाम दे लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। नो डाउट, जब प्रोसेस की बात करते हैं तो बिल्कुल यही है। इसका एक सिलेबस है, एग्जाम होंगे, एग्जामिनर कॉपी जांचेंगे और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन क्या सच में इसकी पढ़ाई कर पाना, इसका एग्जाम दे पाना और अंततः मेरिट लिस्ट में स्थान पाना इतना आसान है? यहां पर आपको रुक कर थोड़ी देर के लिए अपने ही बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी बात एक उदाहरण के जरिए कहूं तो शायद आपको
बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। आप जर्नी करते हैं, आप मैदान में जर्नी कर रहे हैं ना, प्लेन में आप जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे पैदल चल रहे हैं, साइकिल से, बाइक से, कार से, आप जर्नी कर रहे हैं, मैदान की यात्रा है। मोटे तौर पर तो यह एक जर्नी है और एक प्लेन की जर्नी है, मैदान की यात्रा है। दूसरी जो यात्रा होगी वो पठार की आप कह सकते हैं, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ यात्रा है या पहाड़ी की यात्रा है। तो अब ये जो पहाड़ी की यात्रा है यह भी है तो एक यात्रा, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्लेन की यात्रा से थोड़ी सी कठिन है। और जब थोड़ी सी कठिन है तो डेफिनेटली आपसे ये अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स की मांग करेगी कि नहीं, मेरी यात्रा आप उसी तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आपने मैदान की यात्रा की थी। आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आप इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। इसके बाद एक जो तीसरी यात्रा होती है, मैं अगर इजाजत दे तो कहना चाहूंगा कि एवरेस्ट की यात्रा। आप एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो वहां भी आपको धरातल से लेकर के और शिखर तक जाना होगा। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, या यूं कह लीजिए कि इसकी जो प्रिपरेशन है, अपने आप में इसे मैं एवरेस्ट की यात्रा कहता हूं। देखिए, यहां भी यात्रा शब्द है और आप यात्रा करते करते आए हैं, अंततः अल्टीमेटली आपने ग्रेजुएशन किया है तो पढ़ाई तो की है, पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, पास भी हुए हैं और ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये यात्रा है। लेकिन यदि आप इसी यात्रा को, जिसे मैं यहाँ आप कह लीजिए प्लेन की यात्रा कह रहा हूँ या पठार की, प्लेटो की यात्रा कह रहा हूँ, पहाड़ी की यात्रा कह रहा हूँ, अगर इस यात्रा को आप ज्यों का त्यों एवरेस्ट पर अप्लाई कर देंगे तो क्या मुझे परिणाम बताने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। आप उस यात्रा के अनुसार एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकते। और यहां मैं जो एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकते, एवरेस्ट शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दो अर्थों में कर रहा हूं, बहुत ही स्पष्ट रूप से दो अर्थों में। पहला इसका अर्थ है इसकी कठिनता को लेकर के, डिफिकल्टीज को लेकर के। और इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि जब आप इस यात्रा को पूरा करते हैं तो आप शिखर पर होते हैं, टॉप पर होते हैं। आप सोच करके देखिए कि जब देश, यूपीएससी कह लीजिए, किसी को सिविल सर्वेंट बनाता है तो आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा करके आपको नौकरी दी है, मुझे नौकरी दी है, या वो किसी को भी नौकरी दे रहा है? या यूपीएससी का जो रोल है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है, रोजगार देने का काम है? नॉट एट ऑल। ये कुछ ऐसे मिथ हैं, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स को अपने दिमाग से बाहर करने चाहिए अच्छी तरह से समझकर। क्योंकि अगर आपके दिमाग में जो आपका डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने का मैप क्लियर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप भटक जाएंगे। आपका जो पहुंचना है वो डाउटफुल रहेगा। मैंने महसूस किया है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में जो रोड मैप होना चाहिए वह सही नहीं होता है। इसलिए मैं आज की अपनी इस बात की शुरुआत इससे कर रहा हूं। अगर आपको मालूम हो कि मुझे यहां पहुंचना है, जो आपको मालूम है कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, और इसके साथ ही यह मालूम हो कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं जब अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा तो कौन कौन से चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, किस किस तरह की डिफिकल्टीज होंगी, तो बहुत नेचुरल है कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले दो बातें होंगी। पहली बात तो यह है कि मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। जब कोई भी कठिनाई सामने आ जाएगी तो आप घबराएंगे नहीं कि अरे बाप रे, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहां से आ गया, अब मैं इसे कैसे ओवरकम करूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप मान करके चल रहे थे कि ये तो होना ही था। और जब हम ये मान करके चलते हैं कि ये तो कभी भी हो सकता है, इस तरह की कठिनाई तो आएंगी ही, तो फिर आप क्या करते हैं? दूसरी बात होती है कि आप उसके लिए तैयार रहते हैं और तैयारी करके भी चलते हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उससे पार पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपके पास मौजूद रहती है। जब आप एवरेस्ट पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। वो होता है कि जैसे ही आपको ऑक्सीजन की कमी होगी आप उस सिलेंडर का उपयोग करेंगे। आपको मालूम है कि आपको बर्फ पर चलना होगा तो आप अपने पैरों को बर्फ से बचाकर रखने के लिए उस तरह के जूते रखते हैं। आपको किस तरह का भोजन चाहिए, आप उस तरह का भोजन रखते हैं, और साथ ही साथ उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जो आपको ठंडी हवा से बचा सके। ऐसा नहीं है कि वहां ठंडी हवा आ रही है तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं।
दोस्तों, तो मेंटली जो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा, बहुत स्ट्रांग होना होगा। क्योंकि मेरा कुछ यह भी मानना है कि देखिए, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो बकायदे आपकी ट्रेनिंग होगी। आप जिस भी सर्विस में जाएंगे, पहले आप मसूरी एकेडमी जा करके और वहां बकायदे फाउंडेशन कोर्स करेंगे। इसके बाद फिर आपको जो सर्विस मिलेगी, उनके अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, वहां जाएंगे, वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब बातें होंगी जो आपको काम करने के लायक बनाएंगी। लेकिन यूपीएससी तो जो चयन कर रहा है, आपका सिलेक्शन कर रहा है, वो इस आधार पर कर रहा है कि आपको उसके लायक बनाया जा सकता है या नहीं। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो ऐसे मेटल की तलाश कर रहा है, वो ऐसे तत्व की तलाश कर रहा है जिसे बाकायदे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सके। जब मैं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सके, तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का सीधा संबंध इससे है कि अल्टीमेटली यूपीएससी चाहता क्या है। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में भ्रम है कि नहीं नहीं, हम किताबें पढ़ लेंगे, सिलेबस रट डालेंगे, ज्यों का त्यों लिख करके आ जाएंगे तो हम बन जाएंगे। मैंने देखा है कि जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनकी मेमोरी पावर तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी पोजीशन पर आए, बहुत अच्छी उनकी रैंकिंग आई। जब हमें पता लग जाता है कि यूपीएससी हमें किस बात की तलाश कर रही है, तो जाहिर है कि फिर हम अपने अंदर उन तत्वों को लाने की कोशिश करते हैं, वो वर्च्यूज पैदा करते हैं जो यूपीएससी को सूट करती है। तो दोस्तों, अगर एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनाया जा रहा है तो सोच करके देखिए कि देश की बागडोर आपके हाथ में दी जा रही है, आपके हाथ में दी जा रही है। यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि नहीं नहीं, देश की बागडोर तो पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, ब्यूरोक्रेट्स तो क्या करते हैं। आप गलत नहीं सोच रहे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा। समझना ये होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि हमारे देश को इन इन बातों की जरूरत है, हम ये चाहते हैं, हम ये योजनाएं चाहते हैं, अपने यहाँ ये नीतियां लागू करना चाहते हैं। लागू कौन करेगा? उन्हें बनाएगा कौन? उन्हें सजेस्ट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक प्रकार से अपने देश के लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। महसूस करने की कोशिश करिए। आप सिविल सर्वेंट बनने तो जा रहे हैं, लेकिन बन करके आप करेंगे क्या? बनना तो ठीक है, मैं कह सकता हूं, आप भी मान करके चलते हैं कि नौकरी करने जा रहे हैं। नो डाउट कि इससे हमारा परिवार पलता है, उसका भरण पोषण होता है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इसका सीधा का सीधा संबंध सोसाइटी से है, और सोसाइटी का मतलब कंट्री से है। ये बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने प्रिपरेशन के साथ न्याय कर सकेंगे। अदरवाइज उसके साथ न्याय नहीं होता है। आपका पूरा ध्यान केवल पढ़ने 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 पर होगा, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने पर होगा। और सच पूछे तो बाहर कुछ इस तरह का भ्रम फैला भी दिया गया है कि आकाश के नीचे जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है भाई? क्यों पूछा जाएगा? ऐसी क्या जरूरत हो गई है? और अगर पूछ भी लिया गया तो क्या कोई बता सकता है? मुझे लगता है कि आपके बारे में इसको लेकर के दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका बकायदे एक सिलेबस दिया हुआ है, यूपीएससी डिक्लेयर करती है। जो पेपर सेटर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, उनके पास वो सिलेबस होता है, वो सिलेबस के अंदर ही से क्वेश्चंस बनाते हो। और फिर जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी बकायदे आपके स्टेटस को ध्यान में रख करके कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। वो जानते हैं कि जिनकी मैं कॉपी जांच रहा हूं उनकी मिनिमम एज 21 ईयर्स ही है, और हो सकता है कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठे हो तब आप 22 साल के हो। क्या वो नहीं जानते कि एक 22 साल के स्टूडेंट, फ्रेशर जो अभी कॉलेज से पढ़ करके निकला है, उसके माइंड की स्थिति क्या होगी, मेच्योरिटी का लेवल क्या होगा? वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उसी तरह से आपका मूल्यांकन भी करते हैं। विश्वास रखिए। लेकिन आपको उस लेवल तक तो अपने को पहुंचाना ही होगा जो किसी भी ग्रेजुएट से या जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट है उससे उम्मीद की जाती है। देखिए, ग्रेजुएट हो पाना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको है, और केवल जानकारी ही नहीं है बल्कि उनके बारे में आपकी पकड़ भी है और ठीक ठाक समझ भी है।
तो दोस्तों, अभी जो मैंने आप सबसे बात की है वो मनोवैज्ञानिक स्तर की बात की है, क्योंकि देखिए कुछ कमजोरियां होती हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस होती हैं। आपको अपने इन वीकनेसेस से, इन कमजोरियों से मुक्ति पानी होगी। और अगर आप इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तो मान करके चलिए कि जो कमजोरियां हैं आपको बाहर कर देंगी। उदाहरण के तौर पर अक्सर स्टूडेंट जो मुझे कहते हुए मिलते हैं और जिसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है इस बात को लेकर के कि मैं जब पूछता हूं कि तैयारी कैसी चल रही है, जैसे हमारा ऑनलाइन कोर्स है, बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिल पा रहा है। आपको ये बड़ा छोटा सा वाक्य लगता होगा, लेकिन इससे पूरा का पूरा उनका मनोविज्ञान सामने आ जाता है, पूरा मनोविज्ञान, पूरी की पूरी साइकोलॉजी। आपने जो करने का वचन लिया है, अपने घर वालों को जिसका वचन दिया है, जिसके प्रति आप पूरी तरह से, आप यूं कह लीजिए कि अपने जीवन को जोड़ चुके हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, मैं सोचता हूं कि अगर उसी के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, तो जो आपके सेकेंडरी, थर्ड लिस्ट में, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी। क्या आपने कभी मूल्यांकन किया है कि जो समय नहीं मिल रहा है अपने आप में कितना बड़ा मिथ है, कितना बड़ा झूठ है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है, हाँ, बशर्ते कि आपका जो बनने का जो सपना है वो सच हो। दो में से कोई ना कोई तो झूठा है, या तो आपका सपना झूठा है, या फिर जो आप समय की बात कर रहे हैं यह झूठा है। मेरे पास डेली सैकड़ों मेल आते हैं, सर पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन मैं आईएएस बनना चाह रहा हूं। क्या आपको ये वाक्य रिडिकुलस नहीं लगता, हास्यास्पद नहीं लगता कि सर मैं तैरना तो चाहता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बाल भीगे। क्या उपाय हो सकता है इसका कोई उपाय? तो जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं तो प्लीज अपना मूल्यांकन कीजिए, पुनर्मूल्यांकन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए, और मान करके चलिए कि नहीं नहीं, फिर ये हमारे लायक नहीं है, दूसरे बहुत से काम हैं हम वो कर लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हम नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं। आज अखबार में आप देखिए कि आंकड़े आए हुए हैं, अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे, लगभग 5 लाख लोग बैठे। ये आंकड़े हैं ना, तो क्या बता रहे हैं, 11 लाख ने अगर भरा तो 5 लाख ही क्यों बैठे, तो वो 6 लाख कहाँ चले गए? दिखाई दे रहा है ना कि वो 6 लाख कौन थे, कहाँ गए और आगे क्या करेंगे। वो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, आपका मन भटकेगा, आप उस तनाव को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, जो प्रिपरेशन के दौरान आपको होंगे, इन पर भी आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी ये बात कहता हूं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है वो अपने आप में सिविल सर्वेंट बनाने की ट्रेनिंग भी होती है। जी हाँ, अपने आप में ट्रेनिंग होती है। आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, आप कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जनरल स्टडीज का जो इतना बड़ा चंक है पूरे के पूरे आपके सिलेबस में, आप उठा करके देखिए कि जनरल स्टडीज का रोल कितना है। केवल 4 पेपर तक सीमित नहीं है 1000 मार्क्स के। वो आपका जो निबंध का पेपर होता है वो जनरल स्टडीज से संबंधित है, जो 250 नंबर का है। जो आपका इंटरव्यू है 275 नंबर का, वो भी कहीं ना कहीं आपके जनरल स्टडीज से ही जुड़ा हुआ है। और यहां तक कि केवल यही नहीं, बल्कि जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर ह्यूमैनिटीज के, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, आपके इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये भी जनरल स्टडीज से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनमें करंट अफेयर्स का पुट होता है। तो आप सोच करके देखिए कि ये कितना बड़ा चंक है। और जनरल स्टडीज एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, जो पानी बह गया सो बह गया। आज के जनरल स्टडीज पर आज ही निगाह होनी चाहिए, कल पर कल की निगाह होनी चाहिए, परसों पर परसों होनी चाहिए, उसे आप छोड़ नहीं सकते। बासी जनरल स्टडीज यहाँ काम नहीं कर रहा होता है। तो अगर आप कंटिन्यूटी को किसी भी वजह से नहीं निभा पा रहे, मैं वजह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप वजह दे भी देंगे तो उससे क्या होगा मुझे बताइए। क्या यूपीएससी को लिख करके आएंगे कि सर ये वजह थी तो मैं कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाया? क्या होगा उससे? तो यह भी एक आपकी कमजोरी की निशानी है। अगर आप उस कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहानेबाजी कर रहे हैं। तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के लिए हम क्या करें? दोस्तों, यहां मैं पूरी विनम्रता के साथ, अपने बहुत लंबे अनुभव के साथ, पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है
कि देखिए जो मोटिवेशन होता है वो हमारे लक्ष्य में होता है, मोटिवेशन उसमें होता है जिसे हम पाना चाहते हैं। अगर उसमें मोटिवेशन नहीं है तो बाहर से जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो केवल आपके अंदर थोड़ी देर के लिए उत्तेजना तो पैदा कर सकती हैं, हमेशा के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। बीज में ही वृक्ष छिपा हुआ होता है। अगर आपके अंदर इच्छा का जो बीज है मौजूद है तो वह आपको सोने ही नहीं देगी, चैन से बैठने ही नहीं देगी आपकी वह इच्छा, जिसे हमारे शास्त्रों में इच्छा नहीं कहा गया है, बर्निंग डिजायर कहा गया है। ज्वलंत इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो कभी बुझती नहीं है, लगातार भभकती रहती है और उसके भभकने से आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती रहती है और वो आपको लगातार डायनामिक बनाए रखती है, आपको गतिशील बनाए रखती है। तो ये जो मोटिवेशन है वो आपके अपने उद्देश्य में ही निहित होता है और यदि वह वहां निहित नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए एक बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत निर्णय ले लिया हो। सिविल सर्वेंट बनने का जो क्षेत्र है शायद मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जो आपकी पहली प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। मनोवैज्ञानिक रूप से आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खिलाड़ियों से मिलकर के पूछ लीजिए। अभी नीरज चोपड़ा जो हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे पूछिए कि ठीक है वो पहलवानी कर रहे हैं, वो भाला फेंक रहे हैं, वो हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन क्या केवल खेलने के ट्रिक से वो जीत करके आ गए या कुछ और भी चीजें चाहिए? आप उनसे कभी पूछिए। उनके बहुत से प्रोग्राम्स आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, आप देखिए और उनसे अपने जीवन के सूत्र निकालिए और वो आईएएस की प्रिपरेशन में के लिए भी उतने ही जरूरी होंगे और उतने ही व्यावहारिक भी होंगे। अब मैं आपसे कुछ बातें स्पेशली प्रिपरेशन को लेकर के करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जो खासकर डॉक्टर धनीराम जी से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने सजेस्ट किया था, मॉडरेटर के लिए बात है कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ समय तक बोलने के बाद, एड्रेस करने के बाद क्वेश्चन आंसर का कुछ छोटा सा सेशन रखा जाए, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस पर अगर बात की जाए और फिर से मैं अपनी बात शुरू करूं तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो मॉडरेटर को अगर मेरी ये बात ठीक लग रही हो तो वो मुझे कुछ क्वेश्चंस दे सकती हैं, अदरवाइज फिर वो मुझे बताएं कि क्या मैं अपनी बात जारी रखूं। जी सर, एज पर जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने समक्ष प्रश्न, स्टूडेंट ऐसा कर लो कि 2-3 क्वेश्चन जो आए हैं आपके पास में, क्योंकि उससे क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन रहता है तो उसमें एक अच्छा रहता है और आपका भी सर को फिर पता चल जाएगा कि यंग माइंड जो है अब क्या चाह रहा है, तो उससे सर आपको ज्यादा मदद कर देंगे। तो उनका इशारा इस तरफ है। जी सर। सर पहले मेरा ये प्रश्न है वो आपकी निजी जिंदगी से है कि अगर इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में, if you're comfortable. So looking at your life, you face lots of hardships since your younger age, as you also worked when you were studying in high school. Becoming a professor was one of the stable job after so many hardships. So after getting a stable job, why did you choose for UPSC? जैसे कि हमारा विषय है why and how UPSC. So first question accordingly, sir. देखिए मैं 1980 के आसपास का व्यक्ति रहा हूं, है ना, उस समय का स्टूडेंट रहा हूं। उस समय के समाज में और अभी के समाज में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात थी, लेकिन सोसाइटी के लिए वो कोई बहुत गर्व की बात नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब आप लोगों को शायद सुन करके हंसी आएगी कि, और मैं कोई गलत के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कि मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग, भले ही मैं कॉलेज में लेक्चरर हुआ था लेकिन कहते वो यही थे कि अच्छा गुरुजी हो गया है। मैं गुरुजी शब्द की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी छोटे रूप में नहीं देख रहा हूँ। इसका मतलब इमेज से है ना, कि अब उस समय कॉलेज की लेक्चररशिप को आप किस रूप में देखते थे। समाज में एडमिनिस्ट्रेटर का एक अलग रोल होता है, उससे अलग प्रतिष्ठा उसकी होती है, इमेज होती है, अधिकार होते हैं, और देखिए इनके प्रति आकर्षण होना बड़ा स्वाभाविक है, और खासकर जब आप उस उम्र में होते हैं।
तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि लूज करने के लिए तो कुछ है नहीं, कॉलेज में मैं हूं ही, और कॉलेज का जॉब मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप सोच करके देखिए कि अपनी सर्विस के 9 साल पहले, रिटायरमेंट के 9 साल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। तो किस लिए छोड़ी? मैंने कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के लिए नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ वो जो छोड़ चुका था उसको फिर से ज्वाइन करने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, पढ़ाने और लिखाने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। तो समय और जो समाज, वो हमारे निर्णयों को बहुत गहरे रूप में प्रभावित करता है। हम लोगों का जो समय और समाज था उसमें पावर्स की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, और सच पूछे तो उस समय उतने अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी जितने अपॉर्चुनिटीज अभी दिखाई देती। तो बस ये एक छोटा सा कारण था, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें सफलता मिल गई और मैं फिर इधर चला आया। सर, आप अपनी सर्विस के दौरान बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज को मिले, जैसे कि नेल्सन मंडेला, प्रिंसेस डायना, नोबेल लॉरेट। हम सब चाहेंगे कि आप अपनी उनसे मुलाकात के बारे में या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो मुलाकात कैसी थी, क्या हमें इंस्पिरेशन मिली उनसे, एंड सर वी वुड जस्ट लव टू लिसन दैट। बहुत, मतलब ये तो 10 साल के दौरान, जब जैसा कि आपने शुरू में मेरे परिचय में बताया, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ था, तो गैलेक्सी ऑफ पर्सनालिटी, मतलब इतने लोगों से मैं मिला हूं कि मैं शायद इतनी बड़ी लिस्ट होगी, शायद सुनने के बाद लोगों को यकीन भी नहीं होगी। अब चूंकि मैं ऐसी जगह पर था जहां मिलना स्वाभाविक था, मेरी रुचि व्यक्तिगत रूप से होती थी कि ऐसे लोगों से मैं जाऊं, मिलूं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, कभी कभी होता है नहीं कि जैसे आप राष्ट्रपति जी के साथ हैं तो शायद केवल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से मिलते होंगे, नॉट एट ऑल। उनकी विशेषता ये थी कि वो बहुत ही वेरियस फील्ड की पर्सनालिटीज से मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हुए, स्पोर्ट्स के हुए, एकेडमिशियन हुए, लिटरेचर के फील्ड के हुए, साइंटिस्ट हुए, हर फील्ड के लोगों से मिलना हुआ। बहुत सारे संस्मरण हैं, मुझे लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन एक दो बातें मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा जो शायद आपके इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में थोड़े बहुत मददगार हो सके। ओमान के सुल्तान काबूस साहब थे, जो शायद अभी 2-1 साल पहले ही नहीं रहे। जब हम लोग ओमान गए थे, शंकर दयाल शर्मा जी ने उनको पढ़ाया था, और आप कल्पना करके देखिए कि जब हम लोग वहां एयरपोर्ट पर उतरे थे तो ओमान के सुल्तान ने खुद उनकी गाड़ी ड्राइव की थी, जबकि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा होता नहीं है। खुद गाड़ी उनकी ड्राइव की थी और उसको वो ले गए थे अपने पैलेस तक, और इसे उन्होंने अपने सम्मान के रूप में लिया था। तो जहां हम लोग रुके हुए थे, तो शंकर दयाल शर्मा जी बहुत सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, फिर अपने पूजा पाठ और जो तैयारियां होती थी लग जाते थे, और काबूस साहब 3-3:30 बजे रात में वहां आ जाते थे जहां वो रुके हुए थे। और कई दिन, 2-3 दिन तक जब ये चलता रहा, हम लोग को तो सुबह फिर उठ ही जाना पड़ता था उन्हीं के हिसाब से, तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि एक्सीलेंसी, आप थकते नहीं है? मतलब इसके बाद तो फिर लगातार प्रोग्राम ही प्रोग्राम चल रहे हैं, रात तक प्रोग्राम चल रहे हैं, राजभोज तक हो रहे हैं, और वो तो हर की निगाहों में होते हैं, सुल्तान और राष्ट्रपति जी, हर की निगाह उनकी तरफ होती है। तो ऐसा भी नहीं कि वो थोड़ी सी लिबर्टी ले ले, झपकी ले ले। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों के काम की बात हो सकती है। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं थकता नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता ही नहीं। क्या खूबसूरत बात कही थी। कुछ ही शब्द हैं, लेकिन कमाल के शब्द हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं तो डेफिनेटली हम थक जाते हैं। नेल्सन मंडेला जी से मुझे बहुत लंबी बातचीत करने का मौका मिला। किधर है बेटा? नेल्सन मंडेला जी ने जो एक बातचीत के दौरान मैंने फिर से उनसे एक प्रश्न किया था कि एक्सीलेंसी, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है इनसे बात करने की, तो एक्सीलेंसी, आपने अपने जीवन के 27 खूबसूरत साल, मतलब पूरी जवानी, जेल के सीखचों के पीछे आपने बिता दी। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ? आपने कैसे किया? उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत मुस्कुराते हुए, बड़े भोले से चेहरे वाले थे, वो ऐसा लगता था जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, और बड़े प्यारे। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, बोले कि इसलिए क्योंकि मैंने अपने मकसद पर कभी डाउट नहीं किया, दैट्स ऑल। जैसे हम अपने मकसद पर डाउट करने लगते हैं, कमजोरियां घर करने लगती हैं, बहाने आने लगते हैं दिमाग में, और हम अपने उद्देश्य को छोड़ छाड़ करके अलग हो जाते हैं। तो मेरी समझ से ये 2 संस्मरण पर्याप्त होंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महानता दी नहीं जा सकती, इसके लिए अंग्रेजी का एक प्रॉवर्ब भी है, थोपी नहीं जा सकती। आप किसी को दे नहीं सकते, आप संपत्ति दे सकते हैं लेकिन महानता नहीं दे सकते, ग्रेटनेस नहीं दे सकते।
और मैं जितने भी ग्रेट लोगों से मिला हूं, मैंने बहुत ही गहराई से, बहुत ही ईमानदारी के साथ, इमोशनल लेवल पर यह महसूस किया है कि वास्तव में वो इस महानता को डिजर्व करते थे, और उनकी ये जो डिजर्विंग क्वालिटी थी वो उनकी पर्सनालिटी और उनके थॉट्स में हुआ करती थी, और होती है, आगे भी होती रहेगी। मेरी समझ से शायद आपने जो अभी प्रश्न किया है उसके उत्तर में इतनी बातें पर्याप्त होंगी। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा अगला प्रश्न यूपीएससी से ही है कि जैसे कि यूपीएससी एग्जाम एक बहुत ही लंबा एग्जाम है, बहुत ही लॉन्ग टेन्योर का एग्जाम है, तो इस एग्जाम के ड्यूरिंग जो एक स्टूडेंट है वो नंबर्स ऑफ इमोशन से गुजरता है, लाइक डिमोटिवेशन हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो सर इस कई बार ऐसा भी होता है जो अपने सबसे करीब होते हैं वो ही हमको डिमोटिवेट करते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे कैसे आईएएस बनोगे। सो सर स्पेशली जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट ना निकला, सेकंड अटेम्प्ट ना निकला, सो इस चीज से हाउ टू डील विद दीज इमोशंस और कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, क्योंकि कई बार बीच में ड्रॉप कर लेते हैं अपना प्लान यूपीएससी का। देखिए क्या नाम है आपका जब क्वेश्चन पूछ रही हैं? वैष्णवी सर। वैष्णवी, आप अपने चारों तरफ कभी नजर डाल करके देखिए। अभी भोपाल से हमारी एक लड़की है जागृति अवस्थी, सेकंड रैंक आई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, कितना डिमोटिवेटिंग रिजल्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में भी ये रहे, जो टॉपर है मेरी समझ से तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद उन्होंने टॉप किया है। जब हम किसी भी सक्सेस या किसी भी जर्नी के प्रोसेस को जान लेते हैं, ये हमारी अज्ञानता के कारण होता है। जब हम प्रोसेस को जान लेते हैं तो हम उसे स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हैं। अभी पिछले फ्राइडे को कौन बनेगा करोड़पति में हमारे 2 खिलाड़ी आए थे, नीरज चोपड़ा और सृजेश जो हमारी हॉकी टीम के अभी जो हम कांस्य पदक लेकर के आए हैं टोक्यो ओलंपिक से, उसके गोलकीपर है। और यह माना जाता है कि कांस्य पदक दिलाने का श्रेय सृजेश को ही है, क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड में अगर उन्होंने गोल नहीं बचाया होता तो टीम बराबरी पर छूट जाती, खेल बराबरी पर छूट जाता। मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट कौन बनेगा करोड़पति के उस एपिसोड को देखे। अभी फ्राइडे को हो चुका है वो। उसमें उन्होंने डीमोटिंग फैक्टर बताया है कि 2004 से वो हॉकी खेल रहे हैं। इसके बाद हॉकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब क्वालिफाई नहीं कर पाए तो किस तरह से लोग कमेंट करते थे। कहीं जब प्रोग्राम वगैरह में जाते थे तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया जाता था, इनको कोई इनसे बात करना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग क्यों खेल रहे हो, तुम लोग खेलना छोड़ दो, ये सारी बातें कही जाती थी। और फिर जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये केरल से हैं, ज्यादातर जो हॉकी टीम के हमारे खिलाड़ी हैं, आप देखिए पंजाब से, नॉर्थ से, हरियाणा से मिलेंगे, तो वहां भी ये बहुत ही डीमोटिवेट किए जाते थे और होते भी थे। लेकिन उन्होंने अपने को संभाल करके रखा, क्योंकि देखिए जब हमारा कमिटमेंट होता है, जो मैंने कहा कि जो मोटिवेशन है वो जो हम पाना चाहते हैं उसके अंदर ही मौजूद रहता है, तो हमारा वो कमिटमेंट हमें छोड़ने नहीं देता। तो ये तो होगा ही, आप जितनी बड़ी परीक्षा देने जाएंगे आशंका उतनी ज्यादा होगी। देखिए बड़ापन क्या होता है, जिसे पाने में तकलीफ उठानी पड़े, वही तो बड़ेपन की जो अगर हम सीधे सीधे डेफिनेशन देना चाहें तो यही है कि जिसको पाना कठिन हो वो बड़ा है। एक सिचुएशन सोच करके देखिए कि जिस तरह से आज कोयला निकलता है खदानों से, उस तरह से खदानों से डायमंड निकलने लगे तो डायमंड की क्या कीमत रह जाएगी। उसकी कीमत ही इसीलिए है क्योंकि एक डायमंड के छोटे से टुकड़े को पाने के लिए आपको पता नहीं कितनी खुदाई करनी पड़ती है। तो जो बड़ापन है वो तो इस बात की परीक्षा लेगा ना कि जब आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है तो आप में संभालने की कितनी ताकत है। इसलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग ही है एक प्रकार से इसकी प्रिपरेशन को करना। तो आपको अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी क्योंकि आप बड़ा बनने जा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप आईएएस अफसर बन जाएंगे तो आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप फूलों की सेज पर आप पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है, कभी उनकी जिंदगी जाकर के देखिए, क्या जय जयकार ही वो सुनते रहते हैं? कितनी तकलीफें, कितने संकट से वो उनको जूझना पड़ता है। कोरोना पीरियड में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे चलाया होगा, कैसे किया होगा, इमोशनल
तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से सोच करके देखिए। तो इन सबको बर्दाश्त करने के लिए क्षमता तो हमें होनी ही चाहिए। इसीलिए ये जो प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में आपको इसके लिए तैयार कर देती है मेंटली कि आप जा करके ताकि फील्ड में काम कर सकें। इसलिए मैंने शुरू में ही जो बात की है आप सबके सामने, वो मनोविज्ञान को लेकर बात की है, क्योंकि अगर हम यहाँ से कमजोर पड़ेंगे तो मान करके चलिए कि हमारे कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और हम बीच में ही छोड़कर अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रकृति है, देखिए प्रकृति भी परीक्षा लेती है। एक परीक्षा तो चलिए यूपीएससी ले रही है, लेकिन प्रकृति भी परीक्षा लेती है, समाज भी परीक्षा लेता है। समाज को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई बड़ा निर्णय अपने बारे में सुनाते हैं कि मैंने ये बनने का फैसला किया है, तो सबसे पहले वो आपको आशंका की नजर से देखेगा और अंदर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी उभरेगी उसके चेहरे पर कि अच्छा अच्छा बच्चों, जानते हैं कि तुम कितने हो और क्या कर लोगे। और वो ज्यादातर मामलों में सही भी होते हैं, क्योंकि बड़ी चीज को पाना आसान तो होता नहीं है, तो वो सही भी होते हैं। तो ये आपका काम है कि आप उनको किस तरीके से झुठला सकते हैं, और उसके लिए बहुत बड़े ताकत की जरूरत होती है। और ये जो ताकत होती है, ये उस उद्देश्य में ही होती है जिसे आप पाना चाह रहे हैं। कम से कम मैं तो इसी विचार का हूं। वैष्णव, धन्यवाद सर। सर मेरा आखिरी प्रश्न है ये कि आज जैसे कि कोविड इरा चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो आज इतनी सोर्सेज हो गई हैं, बुक्स हो गई, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए। अगर हम एक भी टॉपिक, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा सोर्सेज हैं जो हमें, अगर हम एक सोर्स को पर रिलाई करते हैं तो ये दिमाग में आता है कि कुछ दूसरी सोर्स में से एडिशन कर देंगे, कुछ रह ना जाए। सो सर, ये जो मेंटल स्थिति होती है, इसको कम्बैट कैसे किया जाए? सर कई बार ऐसा भी विचार आता है कि अगर हमको आईएएस बनना है तो कोचिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोर्सेज देंगे जिसमें से हम कर सकते हैं। सो सर इस मिथ को, ये भी एक मिथ है, सो सर हाउ टू जस्ट टैकल देम? वैष्णवी बोल रही हैं? जी सर। देखिए, आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं और इन दोनों को मैं अभी एड्रेस कर रहा हूं। पहली बात तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कहा कि आसमान के नीचे जो कुछ भी हो वो पूछ लिया जाता है। इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता, अपने दिमाग में रख लीजिए, राइट। दूसरा ये है कि जब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो यूपीएससी क्या सोच रही है, आपको क्या बनना है ना। मैं थोड़े से हल्के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा, या मजाक में भी ले लें कोई बात नहीं। आपको तेनालीराम बनना है, आपको चाचा चौधरी बनना है। इसका मतलब है कि कॉमन सेंस डेवलप करना है आपको। राजा तो कोई दूसरे थे, है ना, लेकिन जब समस्या आती थी तो उस समस्या का निराकरण कौन करते थे? तेनालीराम और चाचा चौधरी करते थे। समझ रही होंगी ना आपकी तेनालीराम और चाचा चौधरी के जरिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो कॉमन सेंस आपके अंदर जो आएगी, वो कहां से आएगी? आप जितने भी सब्जेक्ट्स सिविल सर्विस के तहत पढ़ती हैं, आप सब पढ़ते हैं। 100-150 साल पहले भी जब हमारे यहाँ इंडियन सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विस हुआ करती थी, तो उस समय का सिलेबस उठा करके देखिए, सब्जेक्ट यही थे, सब्जेक्ट यही थे। टॉपिक भले ही थोड़े से अलग हो गए हों, क्योंकि धीरे धीरे सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते जाते हैं, लेकिन टॉपिक यही थे। वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री। अंग्रेजों के समय में चूंकि हमारा अपना इतिहास तैयार नहीं हुआ था, तो हम इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ लेते थे, इतना ही फर्क था, लेकिन हिस्ट्री पढ़ते थे। उस समय भी लैटिन पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, जो आप इंडियन सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, लैंग्वेज पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, ये सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई, अगर मैं किसी को कहीं कलेक्टर बन करके चली गई, तो क्या मैं वहां जाकर के वहां के कोई ज्योग्राफिकल हिस्ट्री थोड़ी लिखूंगी, मेरे क्या काम आएगी? इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा कॉमन सेंस डेवलप होता है, वो कहां से डेवलप होगा? ईश्वरीय विधान की बात छोड़िए कि कोई अचानक हो जाएगा, कुछ कोई वरदान दे देगा, नॉट एट ऑल। हमारे कॉमन सेंस को डेवलप होने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए, दिमाग को इनपुट्स चाहिए ना। वो इनपुट्स क्या है? जो सब्जेक्ट सिविल सर्विस के अंतर्गत रखे गए हैं, वो सब के सब सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन सेंस को डेवलप करने वाले इनपुट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कलेक्टर के रूप में किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, आपको योजना बनानी होगी। मान लीजिए, आप योजना कैसे बनाएंगी? जब तक कि आप अपने जिले के इतिहास को नहीं जानती हैं, वहां की ज्योग्राफी को नहीं जानती हैं, वहां की इकोनॉमी को नहीं जानती हैं, कैसे आप वहां के लिए प्लान बना पाएंगे?
ये सब हम जब निर्णय लेते हैं प्रशासक के रूप में तो हमारे बहुत काम के मददगार होते हैं ये जितने भी विषय हैं। तो आपको इन विषयों का बहुत एक्सपर्ट नहीं होना है, प्लीज नोट इट डाउन। शब्द है जनरल स्टडीज, नॉट स्पेसिफिक स्टडीज। और जो स्पेसिफिक स्टडीज है होती है उसके लिए आपको अलग से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें स्पेसिफिक स्टडीज की जरूरत है। यहाँ जनरल स्टडीज की जरूरत है और बाकायदे आपके सिलेबस में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, आप सिलेबस को पढ़िए जो यूपीएससी ने दिया है, बाकायदे लिखा हुआ है कि जो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे जिस तरह के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है इन सारे सब्जेक्ट में हम उनसे उसी तरह के एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अगर कोई दिमाग में पाल ले, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कही, क्या पूछा जाएगा? आपने जो अपना प्रश्न रखा है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, प्लीज डू इट। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हों उन्हें इकट्ठे कीजिए और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि अगर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कोई ऑनलाइन एक लेक्चर सुन लिया या किसी हिस्ट्री की किताब से इस चैप्टर को पढ़ लिया तो मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अब सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि आप डायरेक्ट सॉल्व न कर पाए, लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को थोड़े से अच्छे से पढ़ा है तो आप विश्वास कीजिए कि आप सही सही उत्तर लिख आएंगे, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि आप आतंकित मत हो, प्लीज टेरराइज मत होइए। कुछ भी पूछ लिया जाएगा, इतनी सारी किताबें पढ़ लो, इतने सारे मैगजीन्स पढ़ लो, इतने सारे न्यूज़पेपर्स में से पढ़ लो, नॉट एट ऑल। थोड़ी सी चीजों का चयन कीजिए जो यूपीएससी ने बता रखी है और उन थोड़ी सी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, उन पर कमांड बनाइए। अगर आप यहाँ इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा जो शायद आपको यहाँ मदद कर सके कि यूपीएससी की तैयारी की जो प्रोसेस होती है, जो स्टेजेज होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, समझ, यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसकी आप में समझ होनी चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेसिक कैरेक्टर है अर्बनाइजेशन। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस बेसिक कैरेक्टर को आप अपने दिमाग में रख लें कि अर्बनाइजेशन वो अर्बन कल्चर रहा है, तो उस पर अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आप एक अर्बन कल्चर कैसा हो सकता है उसको अप्लाई करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग पढ़ें जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, तो उद्देश्य पढ़ना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य रटना भी नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना। और प्री में भी अब इसी की जरूरत होने लगी। इसके बाद जो उसकी जो सेकेंड स्टेज आती है, डेफिनेटली मेमोरी का रोल है। मेमोरी का रोल ये नहीं कि हमारे पास कितने परसेंटेज मेमोरी हमारी रह जाती, नॉट एट ऑल। मेमोरी का रोल ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कुछ लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। तो फैक्ट्स तो तभी होंगे जब आप उन्हें याद रख सकें। अब सवाल ये उठता है कि आप उन्हें याद कैसे रखें, उसका तरीका क्या हो सकता है। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। ये नहीं कि आपको कोई उसके लिए शंख पुष्पी खाना है, नॉट एट ऑल, ये सब फालतू की चीजें हैं। आप केवल समय समय पर रिवाइज करते रहिए। जो थोड़ी सी चीजें आपने इकट्ठी कर रखी हैं, जो थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, रिवाइज कीजिए। जैसे कि आप मेहंदी को बार बार पीसती हैं और जितना ज्यादा पीसती हैं उतना ज्यादा रंग चढ़ता चला जाता है, उसी तरह से रिवाइज कीजिए। जितनी ज्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे उतनी वो आपके दिमाग में रचती बसती चली जाएंगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट है रिवीजन। और जो थर्ड पॉइंट है थॉट्स। थॉट्स का मतलब है कि जो आपने समझा है उसको समझने के बाद आप अपने किस तरह के विचार डेवलप कर रही हैं, किस तरह के विचार आपके अपने बन रहे हैं। क्योंकि आपने किताबों की अभी तक मदद ली है, आपके दिमाग में एक तरीके से स्मृतियों के आधार पर, मेमोरीज के आधार पर कुछ कंटेंट भी है।
आप इसे इस तरह से कह लीजिए कि आप एक किचन में गए हैं तो किचन में सारी चीजें रखी हुई हैं, आलू है, गोभी है, मसाले हैं, बाकायदे गैस है, सारी चीजें वहां मौजूद है। नाउ यू हैव टू कुक। कुकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इसे ही मैंने कहा है विचार, कि जो भी थॉट्स आप बना सकती हैं अपनी तरफ से, आप अपने थॉट्स देने की स्थिति में आइए, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके वहां अपने विचार होने चाहिए। आप लोगों की मीटिंग लेंगी तो वहां आपको कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से बताना पड़ेगा ना, कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारे लीडर्स ये चाहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ये चाहते हैं, और इसको ऐसे किया जा सकता है। हर टॉपिक पर आपके अपने थॉट्स होने चाहिए। और जो लास्ट है, जिस पर लोग कभी ध्यान नहीं देते या बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और जो लोग ध्यान देते हैं वही लोग हैं जो मेरिट लिस्ट में स्थान पाते हैं, वो है लैंग्वेज, जिसे आप एक्सप्रेशन कह सकती हैं, अभिव्यक्ति। क्योंकि ठीक है, आपके दिमाग में तो सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जामिनर तक उसे ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, एग्जामिनर तक पहुंचाएगा कौन उसे। मेरे अंदर बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं, मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फायदा तो मुझे तभी पहुंचा सकते हैं जब वो एग्जामिनर तक जाएं। तो मैं भाषा के ही माध्यम से अपने इन थॉट्स को एग्जामिनर तक पहुंचाता हूं, और फिर एग्जामिनर इवेल्युएट करता है मेरा, और मुझे उतने मार्क्स देता है। तो देखिए, ये 4 प्रोसेस है प्रिपरेशन करने की। इसे मैंने दूसरे शब्दों में आपके सामने रखा है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट स्टडी, अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है मेमोरी। थर्ड है थॉट्स, जब आप उस पर विचार करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे तो आपके थॉट्स बनेंगे। और लास्ट है एक्सप्रेशन, जिसके जरिए आप रिटन एग्जामिनेशन में एग्जामिनर तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और इंटरव्यू बोर्ड में अपने वर्ड्स के जरिए वोकल तरीके से उनके सामने अपने थॉट्स को रखेंगे। बात खत्म हो गई। तो हमारी तैयारी का जो तरीका है, डेफिनेटली वो सिविल सर्विस के लिए वही तरीका नहीं काम आ सकता जो हम अभी तक करते रहे हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं। कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पर स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और सच पूछिए तो ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की संख्या भी मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा होती है। ये बहुत ही ऑब्वियस है। यहाँ कोई भी बहुत बड़ा क्वांटम फिजिक्स नहीं है, कोई भी बहुत रहस्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साइंस की तरह चीजें स्पष्ट हैं, बशर्ते कि हम इन्हें जानते हों, जानने के बाद इन्हें मानते हों, और मानने के बाद इन पर काम करने को तैयार हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऐसी चढ़ाई है जो चढ़ी नहीं जा सकती। जी, मेरी बात पूरी हो गई। सर, क्या आप अपना सेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे प्रिपरेशन का? जी, You said you want to continue your session of the preparation. मुझे लगता है कि यदि डेफिनेटली, चूंकि उनके प्रोग्राम्स पहले से फिक्स होंगे, जी सर, गेस्ट स्पीकर होंगे, बेहतर होगा कि अगर उनका समय हो गया है ना, तो उनको लाया जाए। और मुझे जितनी बात कहनी थी लगभग मुझे लगता है कि काफी कुछ मैंने कर भी ली है। लेकिन ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता होती है, इसके लिए तो कितनी भी बात की जा सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, ये आपने कोचिंग की भी बात कही थी, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरा अब तक का ऐसा अनुभव रहा है कि स्टूडेंट्स में वो क्षमता नहीं होती कि बिना गाइडेंस के वो सही मायने में सही रास्ते पर चल सके। ऐसी स्थिति पर डेफिनेटली जो गाइडेंस है वो काम आती है। हाँ, उस गाइडेंस से जो स्टूडेंट है वो कितना लाभ उठा पाता है, क्योंकि अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईएएस बनाने की कोई गारंटी दे रहा है। अब स्टूडेंट के ऊपर है कि वह इसका कितना लाभ उठा सकता है, कितना फायदा इससे ले सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर अदरवाइज न ले तो, कि जो मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो अब अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, तो मैं एक छोटी सी एक जगह बता रहा हूं। अगर आप लोगों में किसी में उत्सुकता हो इसको जानने की, तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो बाकायदे AFEIS.com पर अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के कुछ लेक्चर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो लेक्चर्स स्टूडेंट जाकर के सुने तो उन्हें ये पता लग सकेगा कि अच्छा, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कितने एंगल से देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, स्ट्रेट तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है ना। जो टीचर है उनका रोल ही होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना, अदरवाइज तो किताब में सब लिखा हुआ ही है। तो शायद उनको एक ग्लिम्स मिल सकेगा, एक झलक मिल सकेगी इस बात की कि अच्छा, उन्हें
किसी भी टॉपिक की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए, तो हो सकता है कि इससे उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन मिल सके। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दूसरे जो स्पीकर हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अब अपनी बात खत्म करने से पहले अपने सभी जो मेरे लिसनर मित्र हैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसके प्रति रुचि दिखाई और इतने ध्यान से मुझे सुना भी। और डेफिनेटली यदि मेरी बातें आपके कुछ भी काम आ सकी तो व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए और हमारे संस्थान AFEIS के लिए बहुत सुख की बात होगी, संतोष की बात होगी और सौभाग्य की भी बात होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आप सबको आंतरिक शक्ति दे ताकि आप इस रास्ते पर पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे हिम्मत के साथ लंबे वक्त तक चल सके। आप सबको एक बार फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर धनीराम जी और वहाँ के UPSC का जो विंग है उसमें के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबके प्रति फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्कार। Sir, I would like to thank Dr. Vijay sir for his golden words. We felt immensely pleasure to have you amongst us on this mega event of Ramjas UPSC Wing. You took the eve to a greater level by your zealous speech. I would like to dedicate a few lines for you, sir. कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमासा है कल चल निकलेगा, कल चल निकलेगा। Now I would request audience to switch on their cameras for a group photo. Sir, thank you very please much. stay for the group photo. Just a सर एक ग्रुप फोटो होगा सर अभी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Is it done? मनीषा जी हो गया बेटा? जी हो गया सर। थैंक यू वेरी मच श्री हमारे इवेंट में। और इसमें इतना ही है कि सभी बच्चों कम से कम जो है आपको जब ऐसे लेक्चर होते हैं तो देखो मेरा जैसा रजिस्टर रखना चाहिए। और मेरे रजिस्टर में सर एक चीज लिखी हुई है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैं जब भी इसको अपने साथ रखता हूँ या इन सब का, तो मैं बच्चों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी सारी की सारी जो चीजें निर्भर करती हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो थॉट प्रोसेस बनाने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किसी टॉपिक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑन डिफरेंट एंगल्स वो आपकी जो अंडरस्टैंड विकसित होगी उससे आपका विजडम तैयार होगा। और जिस बच्चे का विजडम जितना अच्छा तैयार होगा यूपीएससी के लिए उतना ही अच्छा बच्चा बनेगा। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ सब बच्चों को भी प्यार भरा आशीष। सर को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर।